हेलो एवरीवन। मैं आपको सोशल साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ यूपी टेट के एग्जाम के लिए, जिसमें हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है। उसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 1, 2, 3 तीनों करा चुकी हूँ, जिसमें हमने सभ्यताओं के बारे में और पाषाण युग, स्टोन एज के बारे में, नवपाषाण युग के बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वैदिक काल। वैदिक काल जो आपका था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपके साथ एसएसटी हिस्ट्री का सिलेबस भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं हिस्ट्री का सिलेबस और चैप्टर 1, 2, 3 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। एक बार आपको अगर सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप भी टिक करते रहेंगे कि हाँ हमारे ये पोर्शन रह हो गया है और इतना पोर्शन अभी बाकी बचता है। तो उसी के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एक वीडियो में मैं एक चैप्टर कवर करा रही हूँ, जिससे कि आपका जो एक फ्लो है वो ना टूटे, एक सीक्वेंस में ही चीजें आपको तैयार रहें। और बाद में चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम कर रहे हैं, तो जो आपका रिवीजन है वो भी हैंड टू हैंड ही हो जाता है। चलिए, अगर हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो सिंधु घाटी के नगर जब खत्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे, मिट्टी के नीचे दब चुके थे, तो इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना आरंभ कर दिया था। अब ये लोग जो गांव में रहते थे वो किसान, खेती भी करते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, अलग अलग कारीगर थे जो तांबे और कांसे से नई नई वस्तुएं बनाते थे। धीरे धीरे आसपास के लोग आकर वहां पर बसना शुरू हो गए। जैसे कि एक जगह थी तो यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए और वो बसना शुरू हो गया। और वो लोग अपने आप को क्या बोलने लगे, वो अपने आप को कहते थे आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर उत्तम। अब ये आर्य क्या कहते थे कि हम काला सागर या कैसिपियन सागर के पास के मैदानों में रहते थे, वहां से वे फैलते गए और नई नई जगह बसते गए। मतलब इनके आर्यों के पास कौन कौन से जानवर थे, आपके पास इनके पास थे गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी। इस तरीके के पशुओं को ये पालते थे और हजारों की संख्या में इनके पास पालतू पशु होते थे। ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे चारे और पानी की खोज में। जहां इन्हें चारा और पानी मिल जाता था ये वहीं पर ही बस जाते थे। ये कुछ जानवरों को लेकर आगे भी निकल जाते थे, जहां चारा मिलता था वहीं पर ये चले जाते थे। कई कई समूहों में भी ये आए, नई नई जगहों पर ये बसते चले गए। इन्होंने घोड़ा भी एक तरीके से नया पशु अगर हम बोले तो वो आ रही लेकर आए। घोड़े की अगर हम बात करें तो ये पशुओं से संबंधित व्यवसाय भी करने लगे, जैसे ऊन काटना हो गया, बुनना हो गया, घोड़े से रथ जोतना हो गया, लकड़ी की वस्तुएं बनाना। ये सारे कार्य भी ये करने लगे थे। अब धीरे धीरे 1200 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो आर्य थे वो सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदियों के किनारे आ बसे थे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो आर्य थे कौन कौन सी नदी के किनारे आकर बसे, तो उसमें आपका सिंधु आ जाएगा, सतलज आ जाएगा या व्यास, सरस्वती। आपसे ये भी पूछ सकते हैं तो इनमें से किस नदी के पास आर्य नहीं बसे थे, तो हो सकता है आपसे गंगा पूछ ले या कोई और नदी यहाँ पे आ सकती है क्वेश्चन में। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो है इसमें आर्यों का भारत में आगमन और फैलाव। किस तरीके से ये भारत में आए थे और किस तरीके से ये पूरे भारत में फैले थे, ये अब यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि आर्यों की अगर हम भाषा की बात करते हैं तो सारे लोग एक ही नस्ल के थे। इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब यूरोप हो गया, ईरान हो गया, जो कि भारत में भी बोली जाती है। यहाँ पर ये उसी का ही ढंग है कि किस तरीके से आप उस बोली को अपने आप खुद से बोल सकते हैं। आर्य लोग जहां पर भी बसते थे वो कबीले के मुखिया के नाम से अपना वंश चलाते थे। मतलब उनका एक कबीला हो गया, उस कबीले का जो भी मुखिया हो गया उसी के नाम पे वो अपने वंश को आगे चलाते रहते थे। इन वंश जो थे इनके वो क्या थे, पुरु और अनु। आर्यों ने अपनी बस्ती में घास फूस, लकड़ी, मिट्टी के बने हुए घरों के अलावा क्या क्या बनाया, गौशाले भी बनाए। किसानों को पड़ी नाम से पुकारते थे। किसानों को क्या नाम कहते थे, किसानों को कहते थे ये पड़ी। अब आर्यों और पड़ियों के बीच जो थी वो अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। आर्य उनको दस्यु कहा करते थे, क्योंकि आर्य और जो पढ़ी लोग थे वो रंग रूप, बनावट, काम धंधे, बोलचाल, रहन सहन में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अब जैसे आर्यों के जो चीजें थी, आर्य क्या कहते थे कि इन्होंने शंका पढ़ियों ने उनकी चीजों को चुरा लिया। उनमें आपसी संघर्ष बहुत होते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में वस्तुओं का लेन देन होने लगा। जैसे कि पढ़ी लोग गेहूं उगाते थे और ये आर्य को गेहूं देकर उनसे घी और दूध ले लेते थे। मतलब पैसे का लेन देन नहीं था लेकिन वस्तुओं का लेन देन था। धीरे धीरे एक दूसरे के रीति रिवाजों से भी मेल शुरू हो गया। आर्य लोग जो जौ भी उगाने लगे थे उनका मुख्य भोजन दूध, दूध से बनी हुई चीजें, जौ की रोटी, मक्खन, फल, ये सारी चीजें था, ये आर्यों का भोजन था। अब इसमें एक और चीज आती थी,
गोत्र की बात आती है, जैसे कि वैदिक काल में कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते थे और कई गोत्र विश्व का निर्माण करते थे। मतलब पहले अगर हम देखें तो पहले आपका हुआ गोत्र, गोत्र से वो हुआ विश्व, विश्व के बाद इसके बाद विश्व मिलकर जन बनते थे। मतलब अगर विश्व मिले हैं तो उसके बाद वो क्या बन गए, जन बन गए। जनों के नाम जैसे पुरुजन की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। उसके बाद जन के बाद आपके आ जाते हैं ये पुरुजन। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हो गया, पहले आपका गोत्र हो गया, फिर विश्व हो गया, फिर जन हो गया, फिर पुरुजन हो गया। अब किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। अब सभा क्या होती है, सभा एक इस तरीके की होती थी जिसमें 70 से 80 लोग बैठे हैं। अब इस 70 से 80 लोगों में 5 से 6 लोग ऐसे बैठे होते थे जिनकी एक अलग से सीट होती थी। अब ये 5 से 6 लोग अलग किस तरीके से होते थे, या तो उनके पास उनकी एज बहुत ज्यादा होती थी, या उनका एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत था, शक्ति थी उनके पास, योगदान बहुत वो अच्छा करते थे। अगर ऐसा भी कुछ नहीं था तो जिसके पास सबसे ज्यादा गाय हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, जो इस चीजों में ज्यादा होता था, वो यहाँ पर 4-5 लोगों में आता था। और इसके अलावा जो बाकी जितने जैसे कि 80 लोग में से 5 लोग यहाँ बैठ गए, 75 लोग बचे, तो 75 लोगों को वो क्या कहते थे, विश कहते थे। अब सभा में समस्या रखी जाती थी और सभी लोग मिलकर उस समस्या का समाधान करते थे। अब युद्ध और राजा की बात करते हैं, सभा की बात करते हैं। इस टाइम पर गायों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाने लगा था। कौन सा जानवर ऐसा था, कौन सा पशु ऐसा था जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था आर्यों के समय में, तो वो थी गाय। जन के लोग हमला करके एक दूसरे की गायों को भगा ले जाते थे। युद्धों का भी मुख्य कारण यही था कि पशुपालक जो थी, अब युद्ध के समय जन के सभी लोग मिलकर लड़ने जाते थे या राजा का चुनाव करते थे, ये सारी चीजें होती थी। मतलब राजा के पास जो चीजें आती थी, राजा उन चीजों को क्या करता था, बाकी जितने भी उसके कबीले वाले थे उन चीजों में, उनके बीच में वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। यज्ञ और वेद की अगर हम बात करते हैं, आर्य लोग सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ करते थे, बाद में फिर यज्ञ करने लगे। अब यज्ञ का जो काम होता था वो पुरोहित करवाता था। यज्ञ किस तरीके से करते हैं, आपने देखा भी कि यज्ञ काफी सारे लोग बैठे होते हैं तब यज्ञ होता है। अब देवताओं के लिए भेंट चढ़ाना है, देवताओं की प्रसन्नता में वेद के मंत्र गाए जाते थे। अब इनके सबसे प्रिय जो देवता थे, जो उनकी युद्ध में विजय दिलवाते थे, इंद्र। कौन इनके सबसे प्रिय देवता थे, इंद्र इनके सबसे प्रिय देवता थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते थे, आग में घी डालते थे और संस्कृत भाषा में ये मंत्र होते थे। मंत्र में ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, 4 वेद होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ऋग्वेद, उसके बाद आता है आपका उसके ऋग्वेद के बाद आता है आपका यजुर्वेद, उसके बाद आता है आपका सामवेद, उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना है। 4 वेद होते हैं आपके। वेदों में यज्ञों और मंत्रों का उल्लेख मिलता है, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए किए जाते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की जो रचना है, या आज भी जो हम अपना गायत्री मंत्र करते हैं, वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, वो है आपका ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में आ जाता है। ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो आज भी हिंदू यज्ञों में उच्चारण किया जाता है। ठीक है, अब राजा का चुनाव। जन की एक सभा होती है और सभा में जितने भी लोग चुने हुए होते हैं वो राजा को बधाई देने आते हैं और राजा बनने की खुशी देते हैं। तो उसके उनके पास जो भी, राजा के पास जो भी चढ़ावा आता है, चाहे वो घी हो गया, गाय हो गई, सोने के जेवर हो गए, जो राजा के पास काफी भेंट जमा हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, राजा कबीले के जितने भी लोग होते थे उनकी जरूरत के अनुसार उनको बांट देते थे। इससे क्या होता था, इससे कबीलों को आपस में जोड़ने में भी काफी हेल्प मिलती थी। अब युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। अब युद्ध में जीता गया जो जो सामान होता था वो भी सब राज्यों में, ब्राह्मणों में, इन सबको वो बांट देते थे। अब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। अगर हम आर्य की बात करें तो इनके हिसाब से वर्ण 3 तरीके से विभाजित थे, राजा, पुरोहित और अन्य जन। लेकिन उसके बाद जो वर्ण होते थे वो धीरे धीरे, कठोर नहीं थे लेकिन धीरे धीरे यज्ञ करवाते थे और वो ब्राह्मण कहलाए। अब जो युद्ध करते थे, अब जैसे कि पहले हम वर्णों की बात करते हैं, वर्ण को हम 4 भागों में ही डिवाइड करेंगे। पहला इसमें आपका आता है ब्राह्मण, दूसरा आपका आता है क्षत्रिय, तीसरा आपका आता है वैश्य
और 14 आपका आता है शूद्र। ब्राह्मण जो है यज्ञ कराते थे, मंत्र उच्चारण करना, यज्ञ कराना। क्षत्रिय जो थे वो युद्ध लड़ते थे। वैश्य जो थे आपका वो व्यापार करते थे, और शूद्र आपकी सेवा करते थे। तो इस तरीके से ये 4 वर्ण में डिवाइड थे। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं, जैसे कि खेती का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब जिस तरीके से खेती का महत्व बढ़ा, उसके बाद चेंजेस भी काफी सारे आए। जैसे कि आर्य की अपनी बढ़ती हुई जरूरतों के हिसाब से उन्होंने मतलब काफी सारे चेंजेस करे। जैसे वे गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में फैलने लगे। इन्होंने लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया। जो पहले केवल जौ उगाते थे, उसके बाद उन्होंने गेहूं, धान, दाल, तिलहन ये सब भी उगाना शुरू कर दिया। खेती के साथ साथ उन्होंने पशु भी पालते रहे, जिससे कि वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गए। उन्होंने धातु कर्म, बढ़ईगिरी, हस्तशिल्प, चमड़े का काम, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, इन इन सारी चीजों को करते करते उन्होंने अपना व्यापार काफी बढ़ा लिया था। अब आती है आश्रम व्यवस्था की। आश्रम भी 4 होते हैं। आश्रम भी आपके 4 होते हैं। सबसे पहला आपका आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य के बाद आपका आता है गृहस्थ आश्रम। उसके बाद आपका आता है वानप्रस्थ, और चौथा आपका आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, अवस्था ब्रह्मचर्य की है, इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, पारिवारिक जीवन से संबंधित है। तीसरी और चौथी अवस्थाएं वानप्रस्थ और संन्यास की होती हैं, जिसमें व्यक्ति वन में जाता है, आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की वो कोशिश करता है। और जितनी भी महिलाएं होती हैं वो घर में रहकर घरेलू कार्य, नृत्य, शिक्षा, इन सबको चीजें करती हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ जाते हैं, जैसे आज महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त भी हैं। इससे भी अगर हम देखें, महाकाव्य रचना की अगर हम बात करें तो रामायण और महाभारत 2 बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन के और कार्यों का वर्णन किया गया है। और दूसरी आपकी महाभारत आ जाती है, जिसकी महर्षि वेद व्यास ने रचना करी है। महर्षि वाल्मीकि ने करी है रामायण की, और महर्षि वेद व्यास ने की है महाभारत की। महाभारत में क्या है, कुरुवंश के जितने भी कौरव हैं, पांडवों के साथ उनकी जो कथा है वो काफी फेमस है। बुराई पर अच्छाई की जीत भी है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें आपका आ जाता है लोह युग। लोहे का युग की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि अब अस्त्र शस्त्र लोहे के बनने लगे थे। वैदिक कालीन संस्कृति भारी संस्कृति का आधार बनी थी, जिसका प्रभाव समाज, धर्म और कला पर आज भी है। वैदिक काल से ही पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा था। अक्षरों को मिलाकर शब्द, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी इसमें आ जाती हैं। होप सो आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारे 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, और ये सारी चीजें भी मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स करने से क्या होता है कि जितना भी अभी आपने फिलहाल चैप्टर पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं। आर्य जो थे ये काला सागर, कैस्पियन सागर के पास के मैदानों में रहते थे। वहीं से ही ये फैलते गए, नई नई जगह बसते चले गए। अब पशुओं से संबंधित ये व्यवसाय करते थे, जहां पे ही इन्हें पानी मिलता था वहीं पर ही ये पशुओं को लेके अपने चले जाते थे, और जगह जगह पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इन्होंने नदियों के आसपास काफी ये बसने लग गए थे। अब वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो जो वैदिक ग्रंथ है हमारे, ऋग्वेद के रचनाकार स्वयं को आर्य कहते थे। अब आर्य शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। इसलिए अब खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए थे? अगर जैसे खेती का विकास हुआ था, उन्होंने नदी के किनारे गेहूं, दाल, तिलहन, धान ये सब उगाना और शुरू कर दिया था। मतलब खेती के साथ साथ उन्होंने पशु भी पालने शुरू कर दिए थे। वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गए थे। अन्य कौशलों का विकास भी उन्हें मिलने लगा था। अब आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? अगर हम आर्यों की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें आपके 4 आती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और आपका शूद्र, जो मैंने अभी बताया, ये सामाजिक व्यवस्था में आता है। अब वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये गुरुकुल प्रणाली यहाँ पर थी, और जहां पर शिक्षा का उद्देश्य था वो ज्ञान नहीं था, लेकिन चरित्र निर्माण था और अनुशासन था। आपका चरित्र निर्माण और अनुशासन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि आश्रम व्यवस्था। आश्रम मैंने 4 आपको बताए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम व्यवस्था है। सभा और समिति की अगर हम बात करते हैं तो सभा में क्या होता था, जन के लोग एक साथ इकट्ठे होते थे, 70-80 लोग बैठते थे और समस्या का समाधान सुलझाते थे। उसमें से 5 से 6 लोग ऐसे होते थे जो विशेष होते थे, वो अपनी एज के हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अलग होते थे, या जिनके पास गाय और पशु ज्यादा होते थे वो भी इसमें आ जाते थे। अब आर्यव्रत क्या होता है? आर्यव्रत होता है आर्यों की भूमि, आर्य की भूमि को आर्यव्रत कहते हैं। अब ये आर्य धर्म का पालन करते थे और वैदिक संस्कृति का जो विकास हुआ था वो भी यहीं से हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है राजा के कर्तव्य। राजा के कर्तव्य क्या है? राजा के कर्तव्य जो होते थे, अपनी प्रजा को खुशी से रखना है, अपनी उसकी प्रजा में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। राजा क्या करता था, युद्ध में जीता हुआ जितना भी सामान होता था या भेंट में उन्हें जो भी चीजें मिली हुई हैं वो अपनी प्रजा में, अपने कबीले के जितने भी लोग होते थे उनकी जरूरत से के हिसाब से ही उन्हें बांटना शुरू कर देते थे। अब यहाँ पर ये आपका डन हो जाता है। उसके बाद आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में है। सप्त स्वर सारे गामा का उल्लेख सामवेद में मिलता है। सामवेद। ये पॉइंट्स जो है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आता है। इसमें कुछ घुमा फिरा के पूछने वाला नहीं है। 4 आश्रम कौन से होते हैं, 4 वर्ण कौन से होते हैं, ये हैं, ये डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं। अब जैसे कि गायत्री मंत्र की रचना किस वेद में हुई है? ऋग्वेद में हुई है। सप्त स्वर की रचना किस कहाँ से मिलते हैं? वो सामवेद से मिलते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। डैश की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। किसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी? ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। महर्षि वेदव्यास ने जो करी थी वो करी थी आपकी महाभारत की रचना। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। अब यहाँ पर हम सही और गलत का निशान लगाएंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। बिल्कुल सही है। प्रारंभिक वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके तांबे की और कांस्य की खोज हुई थी। ये आपकी लोहे की खोज जो हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अर्थवेद सबसे प्राचीन वेद है? नहीं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, करेक्ट। तो ये आपका जो पूरा क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी कंप्लीट हो गया है। पूरा चैप्टर भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।